बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम की सूरत हाल ये है कि अभी फ़िलहाल शिद्दत आ रही है, बारिश के इम्कानात नहीं कहे जा रहे हैं, लेकिन आज धुंध की शिद्दत में कमी थी, लेकिन अगेन सर्दी तो थी। तो सर्दी से बचने के लिए ज़रूर एहतियाती तदाबीर पर गौर कीजिए। नमूनिया के केसेस फिर रिपोर्ट हो रहे हैं। आज मैंने अभी अखबार में खबर भी देखी, अनफॉर्चुनेटली अमवात भी हो रही हैं पंजाब में। सो बच्चों के लिए बार बार बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि एहतियात कीजिए और बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। आज की खबरों की तरफ चलते हैं जी। रात देर तक खुलने वाले रेस्टोरेंट मुस्तकिल सील, हाईकोर्ट का 5 लाख तक जुर्माने का हुक्म। और बेहतरीन हिकमत अमली है वजीर आला की, जिससे खजाने को बड़ा फायदा हुआ है। शहरी घर बैठे गाड़ी कैसे रजिस्टर और ट्रांसफर करा सकेंगे, ई डिजिटल सिस्टम कार्ड का इफ्तिताह। जलसों रैलियों की कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होगी। इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए 3 अरब रुपए जारी। लीजिए, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और अदी रामी ने ज्वाइन किया है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, खोकर साहब, सबसे पहले मैं आपसे आ रही हूँ जी। 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा और हाईकोर्ट के ये अहकामात हैं। पहली खिलाफ वर्जी पर कैफे रेस्टोरेंट को, दूसरी पर पहली पर 2 लाख, हाँ जी पहली पर 2 लाख सॉरी जी, दूसरी पर 5 लाख और तीसरी पर मुस्तकिल सील करने के अहकामात जी। जी बिल्कुल। अगर आप मैं बताऊं कि यूरोप अमेरिका में होता है, मैं अमेरिका में गया था तो 8 बजे सारी मार्केटें बाजार बंद थे। वहां पर मैंने अपना सिम कार्ड लेना था, सिम कार्ड नहीं मेरा था, कोई दुकान नहीं खुली थी, सारी बंद थी। और टैक्सी वाले कह रहे थे कि हमारे पास वो दुकानें मिल नहीं रही, सारी दुकानें बंद होकर चली गई हैं। इक्का दुक्का दूर दूर तक दुकान कोई मिलती थी खुली, वरना खुली दुकानें नहीं मिलती थी। अब लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि रात के 12 बजे तक भी कारोबार हो रहा होता है, रात के 2 बजे तक भी कारोबार होता है। अगर हमारे हमसाया मुल्क बांग्लादेश में देखें, वहाँ 8 बजे मार्केटें जो है ना बंद हो जाती हैं और वो लिफ्टें भी इवन वो बंद कर देते हैं। मार्केटों की जो लिफ्टें होती है ना, वो भी 8 बजे उनकी भी बत्ती बंद हो जाती है। ये मार्केटें 8 बजे बंद होनी चाहिए, लोगों को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये तो आप बता रहे हैं जो होना चाहिए। अब हाईकोर्ट के अहकामात हैं, अली इम्प्लीमेंट हो सकेगा, इस पर अमल दरामद हो सकेगा? देखिए डिपेंड हम तो कोविड में नहीं अली करा पाए। एसओपीज मौजूद भी हो ना, तो फिर भी इंतजामिया कभी मुतहर्रिक जो है वो नजर नहीं आती। माजरत करें, आपकी इंतजामिया पैसे लेती है, वो सिर्फ निशाना बनाते हैं जो टारगेट्स उनके जो यूनिट्स होते हैं, बस उसके ऊपर। अगर हम हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर बात करें, बात बिल्कुल मुनासिब है। खोकर साहब ने सही मेंशन किया है कि आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाए, वहाँ पर एक एसओपीज है, एक एसओपीज है कि आपने वक्त की पाबंदी करनी और आपने वक्त पर ही अपने रेस्टोरेंट्स जो है वो बंद कर देने हैं और सुबह आए जल्दी अपने यूनिट्स खोलें। और इससे आप एनर्जी सेविंग बिल्कुल करते हैं। हमारे यहाँ तो अगर इस कंसेप्ट को भी देखा जाए तो चलो ठीक है, आप एनर्जी सेविंग भी कर रहे हैं, आप पोल्यूशन को भी उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर अब ये हाई कोर्ट ने कह दिया तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कानून में क्या ऐसी इजाज़त है, फिर हमें कानून को रिवाइज करना पड़ेगा। कानून को रिवाइज करने के लिए फिर आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत है और आपको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए और उनकी कैबिनेट हो, काबीना जो है वो आपके उस लॉ को रिवाइज करे और फिर उस लॉ के तहत फिर आपने जुर्माना करना होता है। ये प्रॉपर तरीके, कानूनी तरीकेकार है। अगर आप किसी को बिला वजह आप हाईकोर्ट के कहने पर आप बंद भी कर दे, कल को वो हाईकोर्ट में चला जाएगा कि लॉ कहाँ पे है, कहाँ पे लॉ है जिस लॉ के तहत मेरे रेस्टोरेंट को बंद किया। तो पहले हमें अपने लॉ को देखना होगा, अपने कानून को रिवाइज करना होगा, उसमें अमेंडमेंट के बाद फिर आप ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे खबर में मेंशन किया गया है, माहौलियाती आलूगियों का सबब बनने वाली गाड़ियां, अब आप घर से अपने दफ्तर तक आए, आपको कितनी धुआं छोड़ती गाड़ियां और एक्सट्रीम बहुत नजर आती हैं, बहुत नजर आती हैं। इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई शक नहीं, इसमें ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी भी है। सर्दियों में गाड़ियां ज्यादा धुआं छोड़ रही हैं, मैंने ये देखा है कि यानी कि जो गाड़ी नहीं आम हालात में धुआं छोड़ती है, वो सर्दी और धुंध और फॉग की वजह से वो धुआं और होता है, वो धुआं और होता है, ये वाला काला धुआं नहीं होता, वो व्हाइट धुआं होता है। वो एक सर्टेन फ्यूल क्वालिटी पर भी खोकर साहब से मैं कमेंट चाहूंगी, वो तो चेक एंड बैलेंस से काम शहरी ने नहीं रखना ना, मैंने तो नहीं ना रखना कि फ्यूल की क्वालिटी क्या आ रही है।
वो तो गवर्नमेंट, वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट जो है ना वो फ्यूल क्वालिटी चेक करे और ऐसे पेट्रोल पंप जो है जो नाकस फ्यूल दे रहे हैं उनको सील किया जाए। उन्हें लेकर कानून इस पर मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। हर पाकिस्तान में कानून होता है लेकिन किसी भी कानून पर अमल दरामद नहीं होता। अब ये देखिए हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 5 लाख रुपए तक जो देर तक जो रेस्टोरेंट खुलेंगे वो सील होंगे, लेकिन क्या होगा, अमला जाएगा वहां जाकर पैसे लेकर वापस आ जाएगा, अपनी जेब में डालेगा और बंद सील नहीं होंगे। और कोई जो बेचारा आगे से मजामत करेगा, जो आगे आकर दिखाएगा उसको फिर सजा भी देंगे। साहब ये भी होता है, शटर डाउन करके उनको कहते हैं आप काम जारी रखे, अंदर लोग आ रहे हैं, आप बस ना हमें बस ये शो कराना है कि हमने बंद करा दिया। ये होता है ना, ये सिर्फ हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होता है, किसी और मुल्क में नहीं होता। आप किसी को प्रेशराइज नहीं करते। जो गवर्नमेंट के SOPs हैं, जो उनका लॉ उसको फॉलो करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे वो रिट नहीं है। एक अच्छे रेस्टोरेंट का जो मालिक है, अगर उसकी रेस्टोरेंट्स को अगर बंद करने को आ रहा है, वो या तो पहले उसको रिश्वत लगाने की कोशिश करेगा। अगर कोई आगे आने वाला बंदा ईमानदार है, वो रिश्वत नहीं लेता, वो फिर उसका कोई और सद्देबाब करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, उसको ऊपर से प्रेशराइज करवाएगा। बिल्कुल, ये पूरी एक माफिया है ना, पूरा एक माफिया है। आज हम यहाँ बैठ के स्मोक को ना हो रहे होते, आज ये अहकामात हाई कोर्ट के ना जारी हो जाते, स्मोक कंट्रोल हो जाती है अगर आप इम्प्लीमेंट करवा लेते। लेकिन हमने आगे आने वाले वक्त की प्लानिंग करनी और उस पर CM साहब मौसर तरीके से काम भी करें। अच्छा जी, आज LPG रेट जो है 256 रुपए, ब्लैक में 320 रुपए, यानी 256 रुपए रेट है और 320 रुपए किलो तक फरोख्त जारी है। अगेन इस माफिया को किसने कंट्रोल करना है? खोखर साहब। इस वाले से जो LPG है इसकी रेट्स जो है ना दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इरफान खोखर साहब आए थे पिछले हफ्ते हमारे और हर हफ्ते में देखता हूँ हमारा जो अखबार है सिटी फटू ये खबर देता है कि LPG रेट बढ़ गए। अब कितने के LPG रेट बढ़ने हैं? गैस की कीमत भी बढ़ गई है और पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है, बिजली की कीमत खबर में जिक्र है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ये कशीदगी पैदा हुई है, उस वजह से उन्होंने खुद ब खुद ये महंगाई जो है वो कर दी, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। लेकिन ये तो माफिया है ना, इसका मतलब है फिर अगर इख्तिलाफात हुए हैं दो मुल्कों के दरमियान और उस वजह से रेट बढ़े हैं तो इसका मतलब माफिया है वो अपनी मनमानी कर रहा है और हुकूमत को कंट्रोल करने वाली नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इन पे LPG वाले जो रेट बढ़ाते हैं इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करे। ये जो जाली सिलेंडर बेचते हैं, नाकस सिलेंडर होते हैं जो फट जाते हैं, आए दिन अखबारों में खबर आती रहती है कि सिलेंडर फट गया और हादसा होते रहते हैं, इनका भी कंट्रोल किया जाए और इन पर भी क्रैकडाउन किया जाए और DC लाहौर को इसके खिलाफ निकलना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी होना चाहिए। नहीं, ये तो होना चाहिए लेकिन हो नहीं ना रहा अली। बिल्कुल, अब लोग तो महंगा सिलेंडर खरीदने में, गैस पहले नहीं आ रही। सिलेंडर के खिलाफ आए रोज आप अहकामात देते हैं कि जनाब इनको फौरी तौर पर इनका क्रैकडाउन किया जाए। अब मौजूदा वज़ीर आला पंजाब ने भी क्रैकडाउन का हुक्म दिया। अब क्रैकडाउन के बाद कुछ रिजल्ट भी तो आना सर हुआ ये, हमने यहाँ लाइव शो किया है, शहजाद को हमने बाहर भेजा बीपर के लिए और जैसे ही उन्होंने DSNG वहां लगाई है, पीछे सिलेंडर की दुकान वाले दुकान बंद करके चले गए हैं, बंद हो जाती है, वहां से फरार हो गए हैं। दुकानें बंद हो जाती हैं, पीछे जाके छुप जाते हैं। किसी ने अगर सिलेंडर लेना है, किसी के पास उनका फोन नंबर है, वो फोन करेंगे, वो थोड़ा सा शटर खोलेंगे, आपको गैस दे देंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आप अमल दरामद करवाने निकलें तो फिर आप प्रॉपर तरीके से करवाएं उसको। आपके पास अभी मौजूदा वज़ीर आला पंजाब से भी कुछ ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन होती थी ना, वो कहते थे कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे लॉ रिवाइज होने वाले हैं। जब तक आप सख्त लॉ नहीं लेकर आओगे, सजा जजा उसमें नहीं होएगी ज़्यादा, तो आप नहीं कर सकते कुछ। वो अब उनका अख्तियार नहीं है, वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आके करेगी। अगर वो उनका अख्तियार होता तो वो लेजिस्लेशन ज़रूर करते, उसमें अमेंडमेंट ज़रूर करते, ताकि आप सजा बढ़ाएं। जब एक सजा का डर होगा तो फिर आप यकीनन आप कानून को लेकिन आप ये देखें कि ये चीजें जानलेवा हैं, जानलेवा, डेफिनेटली जानलेवा है ना। जिक्र किया कि सजा अगर बढ़ेगी तो खौफ बढ़ेगा, लेकिन ये देखे रेस्टोरेंट जो बंद करने की सजा हाई कोर्ट ने दी है, ये भी तो देखे ना 5 लाख रुपए जुर्माना, को थोड़ा जुर्माना तो नहीं है ना। लेकिन इसके बावजूद देखे साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या लॉ में वाकई एग्जिस्ट करती है ये चीज। आप गारंटी देते हैं कि लॉ में ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है? अगर एग्जिस्ट करती है फिर तो बहुत जबरदस्त फैसला, अगर नहीं करती तो फिर थोड़ा वक्त लगेगा इसकी अमेंडमेंट करने के लिए। क्योंकि आपने जब फाइन करना है तो फाइन किसी लॉ की बुनियाद पे करना है ना, आपके ऐसे किसी लॉ की बुनियाद के बगैर तो नहीं ना फाइन कर सकते। कल को अगला बंदा कोर्ट में जाकर रिट दायर कर दे, आपने किस लॉ के तहत मेरे पे फाइन किया? स्पीकिंग अली, ये मसाइल हमारे फैसला दुरुस्त है, मैं ये नहीं कहता फैसला बहुत दुरुस्त है। आपको इस तरह की सख्ती अपनानी पड़ेगी और इसमें गवर्नमेंट को, इंतजामिया को, हाई कोर्ट का साथ देना होगा, उनके फैसले पर अमल दरामद करवाना होगा और ये जरूरी भी है। और हमें खुद बजाते हैसियत इंसान हमें खुद भी सोचना चाहिए कि जो एक SOPs आ गए उस SOPs पर अमल नहीं जी, फायदा किसका? अल्टीमेटली हमारा। अच्छा जी, एक अच्छी खबर है, अली की खबर है, अवाम को रिलीफ, अस्पतालों में टेस्ट फीस बढ़ाने का फैसला मुलतवी कर दिया गया है। क्या होने जा रहा था अली? ये 2019 की बात है कि
पंजाब के जो एक बड़े मशहूर वज़ीर आला थे उस्मान बुज़दार, उन्होंने फैसला किया था कि यूज़र चार्जेस फ़ीस है मुख्तलिफ जो सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर आप तशख़ीसी रिपोर्ट्स के ऊपर टेस्ट जो है वो फ़ीस देते हैं, तो वो फ़ीस उन्होंने बढ़ा दी थी। और फ़ीस अगर कार्डिक के बात कीजिए तो कार्डिक में रिपोर्ट्स के ऊपर 25,000 से 45,000 रुपये तक की टेस्ट रिपोर्ट जो है उन्होंने आयद कर दी। और उसके बाद MRI, CT स्कैन, रेडियोलॉजी के और दीगर जो टेस्ट थे, और तकरीबन ये 800 मुख्तलिफ टेस्ट थे जिनके ऊपर उन्होंने प्राइस जो है वो उन्होंने कीमतें बढ़ाई उन्होंने। अब उस वक्त क्योंकि तनकीद की गई PTI के हुकूमत के ऊपर कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं आप सेहत कार्ड के ऊपर इलाज फराहम करें, लेकिन दूसरी तरफ आपने रिपोर्ट्स के ऊपर इतना जो है वो कीमतें बढ़ा दी हैं, तो फिर काहे का मुफ्त इलाज। सही। तो उस वक्त फिर फौरी तौर पर ये फैसला जो है उसको रोक लिया गया। नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, उसको विदहेल्ड किया गया। तो अब महकमा सेहत ने दोबारा से निगरान हुकूमत से रुजू किया कि इस नोटिफिकेशन को बहाल किया जाए। अब बहाली से उनका मकसद ये है कि अगर बहाल करते हैं तो कुछ ना कुछ पैसे आवाम से लेने चाहिए, टेस्ट बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए। और अगर ये इस पर अमल दरामद करवाते हैं तो सालाना वो 10 अरब रुपए की इनकम जो है वो इन टेस्टों से वो जमा कर सकते हैं। और फिर यही 10 अरब इन हॉस्पिटल्स पे जहाँ जहाँ पे ये टेस्ट हो रहे हैं उनके ऊपर, उनके MRR के ऊपर जो है वो खर्च किया जाए, मेंटेनेंस के ऊपर खर्च होना चाहिए। तो ये वो प्लान था। तो लेकिन निगरान हुकूमत ने अभी इसको पेंडिंग जो है वो कर दिया है कि वो अब इस पर कोई फैसला नहीं कर सकते। तो ये जो टेस्ट की फीस है ये किसी भी सूरत बढ़नी नहीं, बल्कि टेस्टों की फीस जो है ना आवाम को फ्री मिलनी चाहिए। टेस्ट आप देखें इतने लोगों से आप गैस के बिजली के बिल लेते हैं, बिजली बिल महंगी है, पेट्रोल महंगा है, महंगाई देखें कितनी ज्यादा है। और अगर हेल्थ आप फ्री कर दें और एजुकेशन फ्री कर दें तो लोगों को कुछ ना कुछ तो चलो बर्डन कम होना, तो लिहाजा हेल्थ जो है ना वो फ्री होनी चाहिए और टेस्ट फ्री होनी चाहिए। ये बढ़ाने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये फ्री होनी चाहिए। और जो मैट्रिक से लेकर पहली क्लास से लेकर MA तक जो एजुकेशन के जो अखराजात है, फीसें हैं, वो भी माफ होनी चाहिए। मैडम बिल्कुल आपने सही कहा जी। देखें बात खोकर साहब की भी ठीक है, जब हम अपने बिजली के बिलों में फ्यूल टैक्स पता नहीं कौन सा टैक्स यही लगाए जा रहे हैं अली, जो खोकर साहब कह रहे हैं, कौन सा हम टैक्स नहीं दे रहे। अगर टैक्स दे रहे हैं तो कम से कम इस तरह की छोटी मोटी चीजें हमें फ्री नारे लगाए जा रहे हैं। फिर एक बार हर पार्टी कह रही है बिजली के इतने यूनिट फ्री दिए जाएंगे। माफ कीजिएगा, ये नारे मैं अपनी होश से ना सुनता आ रहा हूँ कि आपको बिजली मुफ्त मिलेगी। खुदा की कसम ये नारे सुनते सुनते 25 साल हो गए, 25 साल हो गए, अभी तक मुफ्त बिजली किसी को नहीं मिली। अब ये वाली बातों में कोई नहीं अगर हमारी आवाम इन नारों को फॉलो कर रही है कि जनाब ये नारे लग रहे हैं कि बिजली मुफ्त, अगर कोई बंदा आके कहते हैं कि मैं बिजली मुफ्त दूंगा। सर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने के नारे लगाए जा रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने का अगर कोई नारा लगाता है तो ठीक है कि वो मुल्क की बात कर रहा है। बिजली मुफ्त जो देगा ना उसको तो टमाटर मारने चाहिए। 300 यूनिट मुफ्त कह रहे हैं। भाई कौन देगा? पहले यहाँ पे प्लान बने नहीं थे। 300 यूनिट वाले का बिजली का बिल तो देखे ना कितना आता है। IMF के मकरूज अगर हम होते रहेंगे उन शराइत का कौन खात्मा करेगा? IMF जो कर्जा देता है आपको उसकी आप कभी आम आदमी शराइत पढ़ ले तो आप हैरान हो जाए कि उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं और वो आपको हर सूरत पूरी करनी पड़ती है। मैं कहता हूँ बाज़ औक़ात इन सियासतदानों के भी इस माथे चूमने चाहिए कि उन कंडीशंस के ऊपर ये पीछे हट जाते, कहते भाई ये तो नहीं हम कर सकते, अगर हमने ये किया तो आवाम तो हमारे पीछे पड़ जाएगी। उनकी ऐसी ऐसी शराइत होती हैं। लेकिन फिर भी जो खुदारा जो कहना कि मैं मुफ्त बिजली दूंगा उसकी बातों का बिलीव नहीं करना, उसको समझे कि उसने एक झटका नारा लगाया। बिजली पानी 3 बुनियादी जरूरतें आपके मुल्क में है ही नहीं, तो किसने कहां से एक झटका नारा लगाया तो पंजाबी च कहंदे ने कोई झटका नारा लगावे ना तो उनकी गल दा यकीन नहीं करना। ये बात आपने याद रखनी कि मुफ्त बिजली मैं तो 25 साल से सुनता रहा हूँ, मुझे तो भैया अभी तक मुफ्त बिजली नहीं, बिल अभी भी टका के आ रहा है। ऐसे ही है। और फ्यूल टैक्स पता नहीं कौन कौन सा टैक्स वो लगा के दे, और हर महीने 5 रुपए इजाफा, हर महीने 5 रुपए इजाफा। खैर आने वाले वक्तों में भी इसके लिए तैयार करें। ये नारे वादे हमेशा झूठे निकले और झूठे रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर ये है कि कलमा चौक CBD प्रोजेक्ट पर 30 करोड़ की बचत हुई है और ये बैक गियर लगने वाली चीजें जो है ना ये अब हम सुनना शुरू हुए हैं, क्योंकि हम तो ये सुनने के आदी थे इतना इजाफा हो गया, इतना काम डिले हुआ तो बजट इतना डबल हो गया। अली ये कैसी नई टर्म्स आना शुरू हो गई हैं कि बचत वाले सीजन भी जब आपके माइंड में हो ना कि आपने इस चीज में कुछ सेविंग करनी है तो आप कर लेते हैं। जब आपने चीज परचेज करनी, जब आपके माइंड में हो ना आपकी नियत हो, बजट डबल हो गई, बजट डबल हो गई, नियत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब नियत है कि आपने पब्लिक की मनी, उनका पब्लिक का जो पैसा है
वो आपने सेव करना है। अगर सेव करके अगर कहीं और पे यूटिलाइज करना चाहे तो आप कर सकते हैं इजीली। आपने कुछ चेंजेस लानी होती हैं, आपने कुछ प्लान में बेहतरी लानी होती है, कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा महंगी और लग रही होती है, आप उसको दोबारा रिवाइज करवाते हो, उसकी दोबारा फिजिबिलिटी करवाते हो, फिजिबिलिटी में पैसे मजीद कम हो जाते हैं। इस तरह की प्लानिंग से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट रिवाइज हुए, उसकी लागत में इजाफा भी हुआ है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट की एक वर्क लोड होता है, उसमें वर्क रिवाइज करते हैं आप, उसके काम में तब्दीली आती है तो आपका लोड बढ़ता है। लेकिन जब एक वो कहते हैं ना कि बिला वजह को काम अंदर दाखिल कर दिया जाए तो फिर उसकी रीज़न नहीं बनती। बिल्कुल सही। फिर उसको जब निकालते हैं तो आप यकीनन बचत करते हैं। सही। अब ये टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर आप हज़ारों बुक्स आपकी प्रिंटिंग जो है वो होती है, और ये इतना बड़ा एक स्कैंडल होता है ना इसमें कि जब भी बुक्स की प्रिंटिंग की जाती है तो उसमें करोड़ों रुपए का कमीशन होता है। अब जब निगरान सेटअप आया तो उनसे पहले ये मुआहदा हो चुका था, 14 अरब रुपए में आप बुक्स खरीद रहे थे। अब निगरान हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने कहा आप हर साल यार बुक्स आप प्रिंटिंग करवा रहे हो, वो बुक्स जाती कहाँ पे? कहाँ जाती हैं? बिल्कुल सही। फिर वज़ीर ने कहा कि आप बुक बैंक बनाएं, जो बच्चा उसका तालीमी साल अगर मुकम्मल हो चुका है तो वो बुक जो है वो वापस स्कूल से जाते हुए जमा करवा के जाएगा। सही। अगर उसने किताब फाड़ी है तो वो नहीं खरीद के देके जाएगा। बुक बैंक बनाए, वहाँ पे बुक्स रखें और इन बुक को आगे बच्चों को यूटिलाइज करें। हर साल आप 14 अरब रुपए सिर्फ बुक्स की प्रिंटिंग में खर्च करते रहेंगे, ये तो कोई तरीकाकार नहीं। फिर उन्होंने बुक्स की प्रिंटिंग के लिए उसकी तादाद भी कम करवाई, साइज कम करवाया, और बताया ये जा रहा है कि 850 मिलियन की बचत, ये तो 30 करोड़ है ना, वो 85 करोड़ रुपए की बचत की है। मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन जो है मुझे बता रहे थे कि हमने 85 करोड़ रुपए की बचत की है। कुछ बुक्स वो नहीं उसकी प्रिंटिंग करें क्योंकि उनके पास मौजूद है, वो उनको यूटिलाइज करें। ये होती है प्लानिंग। जब आपने नियत करनी हो कि आपने पैसा सेव करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जब शरगुल्ले उड़ाने हो ना तो फिर कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तरीकाकार है। जब आपने ये 30 करोड़ है वो 85 करोड़ रुपए की बचत की है उसमें, वो 14 अरब रुपए, और ये दिन ब दिन आए रोज आइंदा आने वाले साल में इसकी लागत मजीद बढ़नी थी क्योंकि आपका पेपर महंगा होता जा रहा है, प्रिंटिंग महंगी होती जा रही है, तो आपको ये आपके लिए लाजम है। तो अब निगरान हुकूमत ने इसमें कुछ बुक्स की कमी तो की है ना, तनकीद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने पैसे की भी बचत की है। कि ये कोई तरीकाकार नहीं कि हर साल आप लाखों किताबें जो हैं वो प्रिंट करवा दें, वो फारिग हो जाए। ऐसा तो यूरोपियन कंट्रीज में भी नहीं होता। आपने बुक्स पढ़ी हैं, आप अपने स्कूल बैंक में जमा करवा दें, आपका साल ख़त्म हो गया। सही। आप नेक्स्ट क्लास में चले गए तो आप उस क्लास की जो बुक है वो बैंक में जमा करवाएं, और आने वाला जो बच्चा है वो वही किताब उठा के वो पढ़ेगा। नहीं, अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से इस तरह की रिवायात बनानी चाहिए। स्टूडेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं, आपका पैसा भी सेफ होता है। बिल्कुल खोखर साहब। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा फैसला है, और ख़ास तौर पर ये कलमा चौक CBD प्रोजेक्ट में जो 30 करोड़ रुपए की बचत हुई है, ये मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब की जो पर्सनल इंटरेस्ट थी उस वजह से हुई है। क्योंकि निगरान वज़ीर आला गाह बगाह है हर हफ्ते जो है ना CBD प्रोजेक्ट का दौरा करते थे। कलमा चौक का उन्होंने CBD प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और इस प्रोजेक्ट को खुद अपनी निगरानी में मुकम्मल किया। आपने दौरा नहीं किया, सब दौरे किए, और उसके बाद अपने इस हवाले से अजलास भी किए। निगरान वज़ीर आला के लिए लफ्ज़ दौरा का इस्तेमाल ना किया करें, और इसके बाद अपने दफ्तर में अजलास भी किए। अजलास करने का ये नतीजा निकला कि जब एक वज़ीर आला जब किसी केस में पर्सनल टेस्ट लेता है तो फिर ब्यूरोक्रेसी अलर्ट हो जाती है, वो सही तरह शफाफ तरीके से फिर पैसे खर्च करती है। अगर हुकूमत की ग्रिप जो है इशूज पर कमजोर हो जाए तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी भी बेलगाम हो जाती है, ठेकेदार जो होते हैं वो भी करप्शन करते हैं, और हर चीज़ जो है ना वो उसमें किकबैक शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ये जो निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर आला ने टेस्ट ली, उस वजह से CBD प्रोजेक्ट जो कलमा चौक है इसमें 30 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। ये क्रेडिट जो है CM पंजाब को जाता जी, बिला शुबा जाता है जी। और जिस तरह से हमने देखा एक्टिव रात अली की मैं देख रही थी 10:30 बजे जू जा रहे थे CM, 11 बजे आपको सॉरी 10:30 बजे 10:30 11 बजे 12 बजे जू पहुंचे हम। अच्छा हाँ जी। अच्छा, आपने वो जो प्लानिंग पहले बताई थी, बताया था 10:30 बजे की, रात 12 बजे 11 11:30 बजे किसी भी प्रोजेक्ट का दौरा करने, किसी रात के दौरों में इंटरेस्टिंग चीज थी कि वज़ीर आला मज़ंग पहुंचे, वहाँ पे एक याकूब होटल है, बड़ा मशहूर है, साफी बैठते हैं वहाँ पर, साफी भी बैठते हैं वहाँ पर, हमारे जो कूते गुयाई समाज से मरहूम जो लोग हैं वो वहाँ पे बैठते हैं। अच्छा। और वहाँ पे लोग इतना खुश हुए कि यार ये कैसा वज़ीर आला है, बगैर प्रोटोकॉल के यहाँ पे आ गया। हाँ, रात को हुआ है। ग्रेट। कबीना उनके साथ थी, ऑफिसर्स उनके साथ थे, CCPO लाहौर उनके साथ थे, मतलब 1-2 गाड़ियां उनके साथ जो चल रही होती हैं। ना लोग कितना फिर खुशी महसूस तो वो वहाँ पे जो वो स्पेशल लोग थे वो वज़ीर आला के पास आए, तो वज़ीर आला पंजाबी उनके साथ खड़े हो गए वहाँ पे। उन्होंने नहीं देखा सिक्योरिटी लैब्स हो रहा है, होने दे।
वो वहाँ पे खड़े उन लोगों से इशारों में, सिग्नल में, साइन लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं। तो आप वीडियो तो देखें उनकी, वो उनको बता रहे, उन्होंने फिर ये इशारा किया है, वो फिर जो उनका एक तर्जुमान था, ट्रांसलेटर जो बता रहा था उनको, उन्होंने कहा सर इसका मतलब है आई लव यू, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो वज़ीर आला ने भी ये साइन बनाया कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उन्होंने अपने इशारों में कुछ मसाइल बताया वज़ीर आला ने पंजाब में, उसी वक्त ही वो ऑर्डर दिए कि आप इनके मसाइल जो है वो हल करें, उनके लाइसेंस के वगैरह के मुताबिक जो। अच्छा, वहाँ मतलब वहाँ गए क्यों ऐसे अचानक? अचानक उन्होंने प्लान बनाया कि मज़ान चलते वहाँ पे चाय पीते हैं। अरे वाह। तो यहाँ पे यकीन करें लोगों का रश लगे, कहते यार कमाल है, मतलब अभी भी विजिट पे है और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये चीज होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, हम इतना हैरान हो रहे हैं, लोग अपने बीच में देख के बड़ा खुश होते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत लोगों के लिए तो एक हैरत अंगेज ये खुशी होती होगी। खैर ब्रेक, क्योंकि माजी में कभी कोई ऐसी उन्होंने मिसाल देखी नहीं, मतलब सीएम समझा जाता है। वो कह रहे थे कि भाई अगर यहाँ से सीएम गुजरे ना तो ये दुकानें बंद हो जाए, दूर दूर तक जीरो रूट लग जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं है, अपनी जगह पे खड़े हैं, सीएम चाय पी रहे हैं। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और जी ज़बरदस्त खबर है अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि माफिया का रोल ख़त्म, चक्कर लगाने की सरदर्द ख़त्म, बार बार आना जाना मसाइल। और मेरे ख्याल से जाते थे पहले तो एजेंट पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, आप इस तरह के 2-3 दफातर ऐसे एलडीए चले जाएं, एक्साइज ऑफिस चले जाएं, वहाँ से तो कभी इन 3 जगहों से कभी कोई बंदा आके ये नहीं कहता कि हम खैर खैरियत से किसी एजेंट को पैसे दिए बगैर वापस आ गए हैं। यहाँ पर तो रिवायत ही है। अगर ऐसा हो जाता है कि दहलीज ऐप और पाकिस्तान के पहले डिजिटल कार्ड का इफ्तिताह, क्योंकि एक्साइज बहुत सारे नए मंसूबे ले आता है, बाद में इतने मसाइल होते हैं, कभी सिस्टम ठप हो गया, कभी वो काम मुझे आज भी याद है कि जब कभी आप लाइव कॉल्स करें तो यहाँ पर स्मार्ट कार्ड के लिए ढेरों कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। कितने साल हो गए कार्ड ही नहीं हमारे घर पहुंचा, कभी प्रिंटिंग कंपनी चले गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन बज़ाहिर अगर देखें, इसके फीचर्स देखें तो ये बहुत जबरदस्त है। शहरी घर बैठे गाड़ी रजिस्टर और ट्रांसफर करा सकेंगे। खोखर जी बिल्कुल, कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस मंसूबे का इफ्ताह किया है। घर बैठे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी और कार्ड जो सहूलत होगी, और दहलीज ऐप जो है उसका इफ्ताह किया गया है। ये बहुत, अब किसी भी एक्साइज दफ्तर में जाए ना बाहर, तो आपको भागते हुए पकड़ेंगे, भागते हुए पकड़ेंगे। और उन टोट जो होते हैं बाहर खड़े होते हैं, उनके अंदर जो दफ्तर में मुलाजिम बैठे हुए एक्साइज के, उनके साथ राब्ते होते हैं, वो फौरी तौर पर उनको फोन करते हैं कि एक कस्टमर आ गया, पकड़ा गया, घेर लिया हमने, इससे कितने पैसे ले, वो बताते हैं इतने पैसे ले, उतने मनमानियां करके बेचारे को पैसे लेते हैं, और फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड भी नहीं मिलते, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ता है। वो बेचारे जिल्लो ख्वार हो जाते हैं। के ऊपर आपने लात मार दी है। पंजाब ने इसका इफ्ताह किया। मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब से ये गुजारिश करूंगा कि जहां उन्होंने वो दहलीज ऐप का इफ्ताह किया, वहां पर टोट माफिया जो एक्साइज दफ्तरों के बाहर है उसका भी खात्मा करे, उनको भी हो जाएगा ना। खोखर साहब, इस तरह के स्टेप्स आप लेंगे, एक काम में लिया गया है, फौरी इसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक सर्टेन टाइम पे आपको इसके रिजल्ट्स जो आना शुरू हो जाएंगे। अली, आपको नहीं लगता? मुझे लगता है कोई भी नया सिस्टम लेके आने से पहले ना उसका कुछ आपको एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, लोगों को उसके लिए तैयार करना चाहिए, उसका नतीजा देखना चाहिए। सिस्टम आ जाता है तो कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो सिस्टम की जानबूझ के उसके फेलियर करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। हमें उन अनासर के खिलाफ पहले कार्रवाई करनी चाहिए कि वो अनासर जो है वो पहले पकड़ा जाए। यकीनन मैं ये नहीं कहता ये बुरी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। पूरी दुनिया डिजिटल सेटअप के ऊपर आ गई है, हमें भी आना चाहिए। हम तो बहुत लेट आ रहे हैं, तो अब अगर खुदारा आ ही गए तो हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम की बेहतरी के लिए, अब देखें ना, खिदमत सेंटर हमने बनाया, लाइसेंस बनाने के लिए आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो बैठ जाते। वज़ीर आला आए रोज दो पूछते ही जाके ये सिस्टम ठीक चल रहा है, इस सिस्टम पहले आप ठीक करके फिर आप इस तरह के इनिशिएटिव लाओ। ये ना हो कि बिला वजह इस सिस्टम में खराबी पैदा करके आप फिर मैनुअल सिस्टम पे आ जाओ, क्योंकि मैनुअल सिस्टम में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जिन्होंने करनी है ना वो इस ऑटोमेटिक सिस्टम में भी कर, वो सिस्टम के अंदर इस कदर बुरी तरह से जा चुके हैं ना, आपको पता होता है कि वो कहते हैं ना कि लत लग जावे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लत जड़ी लगी है ना उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल है। खैर हम उम्मीद कर सकते हैं कि एट द एंड एक टाइम आएगा कि ये चीजें खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है प्रॉपर तरीके से, एक तो इसकी तशहीर करनी है, दूसरा लोगों को मैक्सिमम बताना है कि क्या तरीकेकार होगा कि वो इस ऐप से फायदा उठा सकेंगे। नो डाउट ये बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से
इस तरह के दीगर इनिशिएटिव भी लेने चाहिए, मैय्यज़ लेने चाहिए, ताकि लोगों के लिए ज़्यादा आसानी पैदा हो सके। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा यह जा रहा है कि जलसे जुलूसों और रैलियों को कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा। तो ये जलसे जुलूस रैलियां नजर कब आएंगी? यानी कंट्रोल रूम बन गया है, मॉनिटरिंग में इतना पैसा लगा दिया ये ना। तो मुझे तो मीटिंग्स तक, कॉर्नर मीटिंग्स तक, रूम मीटिंग्स तक आई थिंक नहीं नजर आ रही। तो ये जलसे जुलूस रैलियां वक्त तो बहुत ही तना है। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं बताऊं कि सबसे पहले जो बड़े बड़े जलसे हो गए ना, रैलियां होंगी, जैसे नवाज शरीफ का जलसा, शहबाज शरीफ का जलसा, मरियम का जलसा, या वो अब्दुल अलीम खान का जलसा, जहांगीर तरीन का जलसा, या पीटीए के जो जलसे होंगे, उनके जो बड़े बड़े जलसे होंगे ना, उन पर लाइव कैमरे लगेंगे और लाइव कैमरे के जरिए जो जिला का जो कंट्रोल होगा, जो डीसी ऑफिस होगा या डीपी ऑफिस होगा, फिर वो कंट्रोल रूम, सूबाई कंट्रोल रूम जो सेक्रेटरीट में कैम है, वो उस कंट्रोल वो हो गए, कर रहे हैं सारा काम। और जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर भी कैमरे लग गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं और सब जगह हो गया। और महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने जो बजट है उसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए, इलेक्शन की सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए जो 3 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया है। 1 अरब रुपया मजीद काबीना की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। 3 अरब ऑलरेडी जारी हो चुका है और वो इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी देगा। फौज की डिप्लॉयमेंट का खर्चा उसमें शामिल है, रेंजर की डिप्लॉयमेंट का खर्चा, फौज, रेंजर और पुलिस के लिए जो गाड़ियां लेनी है, प्राइवेट गाड़ियां हायर करनी है, उनका जो पेट्रोल डलवाना है, उसका सारा खर्चा जो है, और वो सिक्योरिटी के जो इंतजाम, रूटीन के जो लॉ एंड ऑर्डर के जिनको इंतजाम कहते हैं, वो करेंगे। इलेक्शन सिक्योरिटी ड्यूटी पर इलेक्शन पे भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं। पैसे सरकारी खर्च होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर पता नहीं अवाम के मुंतखब कर आएंगे कैसे आएंगे, कोई जवाब नहीं बनता। मतलब इतने पैसे खर्च करके आप वो तनख्वाह भी ले रहे हैं, हर चीज़ उनको मिल रही है, उसके बावजूद खोखर साहब क्या आप कुछ जस्टिफाई करते हैं? आप इसको किस चीज के पैसे आप दे रहे हैं? परेशान है। गाड़ियों के पेट्रोल के खर्चे के पैसे दे रहे हैं। पेट्रोल के पैसे उनको गाड़ियां किराए पर लेनी है, वो तो फौज और पुलिस के पास इतनी गाड़ियां नहीं कि वो सारी इलेक्शन ड्यूटी के लिए, क्योंकि हर गाड़ी में 3-3, 4-4 जवान बैठ रहे हैं और एक थाने में सिर्फ 1 गाड़ी या 2 गाड़ियां होती है थाने में, बाकी जो गाड़ियां कहाँ जाएंगी वो किराए पर लेनी है। फिर उनका जो मुलाजमिन का जो फौज का रेंजर का डिप्लॉयमेंट प्लान जो खर्चा होता है वो खर्चा देना है, फिर उनका मुलाजमिन का जो TADA होता है उनके देना है, फिर सिक्योरिटी के कैमरे नस्ब करने हैं, सिक्योरिटी की ड्यूटी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करनी है, वो सारे खर्चे जो है ना वो इसी से पूरे। यही आप ऑनलाइन सिस्टम कर दें। अच्छा, कितनी बचत करें? बहुत ज्यादा। एक दफा पैसा खर्च करके अपना ऑनलाइन सिस्टम लें, शहरी अपने वोट का अंदराज ऑनलाइन करें। सही बात है। कितने पैसे बचाएंगे? मैं कहती हूँ वो धांधली वाला रौला ही खत्म हो जाएगा। तो फिर खान साहब की बात आपको याद आती है? बिल्कुल आती है। जो उन्होंने सिस्टम लेकर आए थे, तो फिर वो सही था, ये ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पर आप मसाइल भी तो देखें ना कितने हैं। अच्छा, अब 7 मसाइल आप लेकर आ गई हैं। दोनों चीजों में है अली। अभी आपने ही कहा था जिसने जो करना है ना वो कर बैठता है, तो आप फिर मुझे बता दें उस पे क्या शोर नहीं बचेगा? हम एकदम से नए सिस्टम को बगैर किसी एक्सरसाइज के, बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के इतने बड़े लेवल पे कैसे लेके आ सकते हैं? यहाँ पे छोटे छोटे लेवल पे आप कर रहे हैं ना, तो आपको वो भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर उससे बचत होती है कौमी अवाम के पैसे की, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? आपको करनी चाहिए। अब आप ये सिर्फ पंजाब 3-4 अरब रुपए दे रहा है, वफाक कितने पैसे दे रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है इलेक्शन के पाकिस्तान के अंदर? आप वही पैसा लगाकर अपना EV सिस्टम बना रहे हैं। EV सिस्टम किसी को कबूल नहीं है, क्योंकि उसमें खान साहब की फॉलोइंग ज़्यादा है, ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो लिहाजा उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कहा कि नहीं, ये तो हमारे लिए सर का मोहरा है, ये तो हमारे लिए मुस्तकबिल में नुकसानदेह है, तो लिहाजा ये मैनुअल ही होना चाहिए। तो अब ये सिस्टम करते तो आपको सिक्योरिटी वगैरह के लिए, मॉनिटरिंग वगैरह के लिए इतने फंड शो ना देने। कहीं बाहर दुनिया में इतने बड़े बड़े जलसे नहीं होते, वो स्मॉल उनके ऑडिटोरियम्स होते हैं, वहाँ पे वो अपने जलसे रखते हैं, कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। हर साल 4 अरब रुपए। अब ये तो खाबे हैं, सिंपल सी बात है। कौन पूछेगा क्या इनका ऑडिट होगा कि नहीं होगा? ऑडिट होगा, कितने बड़े बड़े ऑडिट पैरे लग जाएंगे इनके ऊपर। क्या आपने ये नवाजने की बात है ना, आपके इख्तियारात में अब 20 करोड़ आ गया, आपने 20 करोड़ में गाड़ियां हायर करनी है, आप किसी अपने को नवाज देते हैं, यार ये 10 गाड़ियां मुझे दे दे, 4 माह 1 महीना चलनी है, कमीशन कितना होगा? बिल्कुल ऐसे सिंपल सी बात है। मैं मुझे समझ नहीं आ रही, जिस तरह इसका वक्त करीब आ रहा है, ये होता क्या चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के बाद।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सो अभी हम अपने न्यूज़ वाले पार्ट में डिस्कस कर रहे थे, सिक्योरिटी के लिए भी पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं, कंट्रोल रूम भी बन गए हैं, यानी तैयारियां हो रही हैं, जल्द से जुलूसों की मॉनिटरिंग की जाएगी। ग्राउंड पे क्या कुछ हो रहा है और सियासी जमातें किस तरह से किस तगदो में मसरूफ़ हैं, क्या क्या मंशूर है, क्या क्या नारे लगाए जा रहे हैं। हर सियासी जमात को हम देख रहे हैं मैदान अमल में मसरूफ़ भी नज़र आ रही है, एक्टिव भी नज़र आ रही है और भरपूर कोशिश की जा रही है आवाम की हिमायत हासिल करने की। सवाल ये पैदा होता है कि अवाम के मसाइल, अवाम आज जिस मुश्किल में है, क्या किसी सियासी जमात के पास उस मुश्किल से, और उस मैं तो कहूँगी मुश्किल भी नहीं, अब तो दलदल है जिसमें अवाम जाते चले जा रहे हैं, लेकिन अब जो उम्मीद नज़र आना शुरू हुई है, पेट्रोल की कीमत अगर कम हुई, कुछ अच्छी उम्मीदें अगर नज़र आना शुरू हुई हैं, कुछ वो गोल्स जो निगरान गवर्नमेंट ने हासिल कर लिए हैं, जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, अवाम को उम्मीदें दिलाना शुरू कर दी हैं, क्या आने वाली गवर्नमेंट ये सब कुछ कर पाएगी? अवाम की सहूलियात जो हैं उनको बढ़ा पाएगी, अवाम की मुश्किलात को कम कर पाएगी? क्या क्या सियासी जमातें जो हैं वो मंशूर लेकर आ रही हैं? मकबूल तरीन जमात जिसे लाहौर में समझा जाता है, क्या वो मकबूल तरीन है भी या नहीं? फील्ड में अगर वो लोग जा रहे हैं अवाम के सामने तो क्या अवाम का फीडबैक आ रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर लीगी रहनुमा है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं गुड लक भी आपको कहना चाहूँगी, मुबारकबाद भी देना चाहूँगी। मुझे ये बता दीजिए, भरपूर तैयारी कर रहे हैं, सब लोग मैदान अमल में नज़र आ रहे हैं, अवाम के मसाइल अपनी जगह, जो मंशूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेकर आ रही है वो क्या है? बिस्मिल्लाह, देखे ना, जो आपने सबसे पहले बुनियादी बात की है ना कि अवाम मसाइल की दलदल में बुरी तरह से फंसी हुई है। और जो मैं बताता चलूँ कि 2016 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, हमने IMF को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया था। उसके बाद से पाकिस्तान जो था वो IMF वाला पाकिस्तान नहीं था। आज जिस अजाब में अवाम महंगाई के अजाब में हैं, IMF को हम उसका रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। कौन IMF को वापस लेकर आया, ये देखने की बात है ना। इमरान खान साहब 2021 में IMF को वापस लेकर आए और इतना गंदा मुआहदा किया कि जिसकी जो सजा है अवाम आज तक भुगत रहे हैं। हमारा जो गोल है, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से हमारा क्लेम है, हमारी दुआ है, हमारी काविश है कि हम उनको 4th टाइम पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाएं, ताकि वही 2016-17 का पाकिस्तान जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें सस्ती हुआ करती थी, जिसमें गरीब का जीना आसान हुआ करता था, जिसमें पाकिस्तान की मीशत जो है वो टॉप पे जा रही थी, उस पाकिस्तान को वापस लाने के लिए जो हमारा मंशूर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है, और ये एक किताब नहीं है, मैं समझता हूँ कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप पार्टी लेकर आ रही है। और इस पर आपको अंदाज़ा नहीं है, इसके एक एक शोबे पे कम से कम महीनों काम हुआ है और बड़े बड़े ब्रेन्स बैठे हैं, सब लोग मिलके बैठे हैं। मैं हेल्थ की मिसाल दूं, हाजर सलमान रफ़ीक साहब उसको हेड कर रहे थे, हम लोग उनको असिस्ट कर रहे थे। हमने दर्जनों मीटिंग्स की हैं और बहुत सारे लोगों को जो है उसमें शामिल किया है, ताकि कोई ऐसा वायबल प्रैक्टिकल रोड मैप लेकर आया जाए जो ज़बानी नारों तक महदूद ना हो, क्योंकि अब आवाम को आसानी देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। सर, हम ना जो हमारे सारे आउटडोर शो होते हैं, लोगों के आगे माइक करे पूछे वोट किसको देना है, लोग कहते हैं बिजली की कीमत कोई कम कर सकेगा, हमारे मुल्क में गैस नहीं है, कोई ये आसानी पैदा कर सकेगा। फिर वाकई आप भी सोचने लग जाते हैं कि वाकई कोई जो नई सियासी जमात आती है जो जिस पे हम एतमाद करके लेकर आएंगे, क्या वो जादू की छड़ी ले आएगा? देखिए ना, आपको मैं ये याद कराता चलूँ कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ था और उससे पहले लोड शेडिंग का जिन इस तरह से बेकाबू था कि 20-20 घंटे लाइट नहीं आती थी और लोग समझते थे कि क्या कभी पाकिस्तान में बिजली बन सकेगी। तो आपको मैं याद कराऊं कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की मेहनत से हमने पौने तीन साढ़े तीन साल के अरसे में लोड शेडिंग को जीरो करके दिखाया, 13,000 मेगावाट बिजली बनाकर दिखाई। अब देखें, जब आप किसी चीज़ की सबसे पहले अगर कमी पूरी करते हैं ना, तो आप इस बहस में नहीं पड़ते कि ये सस्ती बन रही है, महंगी बन रही है। आपको चीज़ फौरी चाहिए होती है। अगर मरीज बीमार हो, उसको दवा चाहिए हो, और ऐसी दवा जिससे उसकी जान बचनी है, और अगर वो 1-2-4 घंटे में ना मिले तो मरीज मर सकता है, तो कभी किसी लवाहकीन ने उसकी कीमत के बारे में नहीं सोचा कि 2 रुपये ज़्यादा मिल रही है या 2 रुपये कम मिल रही है। प्रायोरिटी होती है कि उसको अवेलेबल किया जाए। तो बिजली को फौरी अवेलेबल किया गया और उस वक्त ये कहा गया कि आज क्योंकि जल्दी है, हम तेल से बिजली बनाने को ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सस्ती बिजली के मंसूबे लगे हैं, वो भी चलेंगे। लेकिन अगर 2018 में
पाकिस्तान को एक साजिश के तहत डिट्रैक्ट ना किया जाता, 17-18 में एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को साजिश के तहत ना हटाया जाता, तो वही पाकिस्तान जो चल रहा था आज उसमें सस्ती बिजली होती, आज उसमें एनर्जी क्राइसिस ना होता, आज उसमें महंगाई का ये आलम ना होता और पाकिस्तान की करेंसी इतनी बेवकूफ़ ना हुई होती। यही इसलिए हम बार बार कहते हैं कि खुदा के वास्ते अपनी गलती से सीखें, पाकिस्तान को डिट्रैक मत करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने अगर दोबारा इंशाल्लाह मौका दिया तो मैं आपको बताता चलूं कि जो नामुमकिनात हैं हमेशा अल्लाह के फजल से PMLN ने उनको मुमकिनात करके दिखाया है। ये कहा करते थे सारे, अब तो खैर माशाल्लाह मौसम स्पीड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन शहबाज स्पीड हुआ करती थी कि जो ब्रिजेस, जो पुल, जो सड़कें जो महीनों में बनती थी वो हफ्तों में बनी, जो सालों में प्रोजेक्ट बनते थे वो महीनों में बने। तो आज माशाल्लाह देखें उसी डगर पे चलते हुए आज मौसम स्पीड जो है वो शहबाज स्पीड से भी शायद आगे निकलती जा रही है। बस सादे साहब ये ट्रेंड सेट किया गया है कि विल हो तो सब कुछ हो सकता है। इंतखाबात 2024, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? देखिए लेवल प्लेइंग की बात करने वालों ने सिर्फ पिछले 12 बरस से पाकिस्तान में झूठ का तमाशा लगा रखा है। मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों से ये पूछना है कि इस सदी में 2024 में हम बैठे हैं, इस सदी में 24 वर्षों में कितने इंतखाबात हुए, जरा गिन के बताएं। ये 5वां इंतखाब है। मियां नवाज शरीफ जो हमारे हेड हैं, जिनकी वजह से हम बनते हैं, कितने इंतखाब लड़ने दिए गए उनको? सिर्फ दूसरा इलेक्शन लड़े हैं वो, यानी 3 इलेक्शन इस सदी में मियां नवाज शरीफ को नहीं लड़ने दिए गए। हमने तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड का ववेला नहीं बचाया। हमारे 2018 का इलेक्शन हमसे छीन लिया गया, हमने तो ववेला नहीं बचाया। हमारे ये जो आज आज़ाद उम्मीदवारों का रोला डाल के कहते हैं कि बल्ले का निशान वापस हो गया, किसने कहा था कि फुरलो इलेक्शन कराओ? किसने कहा था कि इलेक्शन ही ना कराओ 5 साल? हमने कहा था जब आप इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, कानूनी तकाजे ही पूरे नहीं करेंगे, फिर आपकी लीगल टीम वहां जाके सियासी बयानबाजियां करेगी। अच्छा, ये जो बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, ये पहली तारीख में मैंने पहला चीफ जस्टिस देखा जिसने अपनी अदालत की कार्रवाई को बरह रास्त नशर किया कि देख लो क्या हो रहा है। तो लोगों, जिन लोगों को समझ है उनको समझ आ गई है कि यहाँ सिवाय सियासी बयानबाजी की और कोई काम नहीं है। पूरी कौम को पागल कर दिया गया। हमारे अंदर एक ऐसी पार्टी आई जो अपने अलावा सबको चोर समझती थी। देखें मुझे कोई हक हासिल नहीं है ना कि मैं आपको चोर कहूँ अनटिल अनलेस मेरे पास कोई वाज़ेह प्रूफ ना हो। और मैं खुद कौन सा फरिश्ता हूँ जो मैं लोगों को चोर कहता फिरूं? यहाँ तो फरिश्ता कोई इंसान नहीं हो सकता। और सादिक अमीन तो सिर्फ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उनके बाद ना कोई आया ना कोई आएगा। तो यहाँ पर लोगों ने ज़मीन आसमान के कलाबे ऐसे शख्स के लिए मिलाए कि जिसने खाना काबे की घड़ियां तक नहीं छोड़ी। लोग कहते हैं जी यारो की हो गया जी, वो घड़ी सी ना बेच दी थी, किन्ने दी थी, कोई 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ दी। बात घड़ी की नहीं है, बात आपकी मेंटेलिटी की है, बात आपकी ज़हनियत की है कि आप खाना काबा की घड़ी भी नहीं छोड़ते। आप किसी पीर के घर जाते हैं तो पीर की मैं कहूँ फिर बात फजूल हो जाती है। किसी का घर नहीं छोड़ते। आपकी नज़रों में हया शर्म नहीं है, तो जिसकी नज़र में हया शर्म ना हो ऐसे शख्स को कोई हक हासिल नहीं है कि वो हक हुक्मरानी की बात करे। ऐसे शख्स को कोई हक हासिल नहीं है कि वो लोगों को लीड करने की बात करे कि जिसको किसी की बहू बेटी का पास भी नहीं। पर साहब ये इख्तिलाफात अपनी जगह, ये जो बल्ले का निशान वापस लेने के लिए तगोदो की जा रही है और बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैं फिर वही बात करता हूँ कि जब इनकी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इनको इलेक्शन कमीशन कहता था कि PTI अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए, जो कि हर पार्टी के लिए मैंडेटरी है। जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराती, जैसे भी कराती है, उन इलेक्शंस को कराए बगैर उनको उनका सिंबल नहीं मिलता। बिल्कुल। तो आप माजरत से जब आप इलेक्शन ही नहीं कराएंगे और फिर उसके बाद आपने पता नहीं एक दिन कह दिया कि जनाब हमारे इलेक्शन हो गए, भाई कहाँ हो गए? पूरा मुल्क छोड़ के आपने पता नहीं कौन से को गांव शाव में कोई कह दिया कि जनाब दूर दराज के गांव में कहीं कोई इलेक्शन हो गए जनाब, जिसका पता ही कोई नहीं है। तो भाई घोस्ट किस्म के इलेक्शन, तो फिर घोस्ट निशान ही मिलते हैं। तो आपकी लीगल टीम के पास कोई चीज नहीं थी, कोई वीडियो दिखाई उन्होंने कि हमने ये इलेक्शन कराया जनाब, ये इसकी वीडियो है, कोई चीज दिखाई, कोई तस्वीर दिखाई? मकसद कहने का ये तो ऐसा ही है कि बंदा मुंह उठा के कह दे कि जनाब मेरा फलानी खातून से निकाह हो चुका है, और जबकि उसने कहा कि ना कोई वीडियो हो, ना उसका कोई मौलवी जो है वो गवाही देने को तैयार हो, और ना उसकी कोई तस्वीर हो, और ना उसका कोई निकाहनामा हो। तो भाई जब आप 2 नंबर काम करने के हमेशा से आदी रहे हैं, हर चीज़ में आपने 2 नंबरी की है, लोगों से 2 नंबरी की है, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, लोगों को इतना झूठ बोला है कि उनके ज़हन में जहर घोल दिया है। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, आपने भी बात की थी ना, निगरान दौर वाले जो हैं वो अपने टास्क में कामयाब रहे हैं। आपको अंदाजा है कि इसकी वजह क्या है? जब तक आपके घर में लड़ाई पड़ी रहेगी, आपके घर में कभी खैर नहीं पड़ेगी। जब आपके घर की लड़ाई ठीक होगी तो आपको खैर पड़ेगी।
एक शैतान सिफ्त किस्म के हरकतें शुरू हुई थी यहाँ। हर चौथे दिन जनाब मैं इसको भी नहीं मानता, मैं इसको भी नहीं मानता, अपनी ज़ात के अलावा किसी को मानते नहीं। मैं बिल्कुल दुखी होकर ये बात करता हूँ, मुझे खुशी नहीं है किसी के गिरफ्तार होने की, मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ। मैं पॉलिटिकल कारकुन हूँ, मुझे दुख होता है जब कोई सियासी क़यादत या सियासी वर्कर गिरफ्तार होता है, लेकिन जब से ये गिरफ्तार हुए हैं साहब, तब से डॉलर भी कंट्रोल में है, तब से पेट्रोल भी नीचे आ रहा है, तब से अवाम की जो है वो तकलीफ में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो गई और आपका मुल्क जो है वो ट्रैक पे आ गया। क्यों? आपने तमाशा लगाया हुआ था मुल्क में, 24 घंटे लड़ाई डाली हुई थी मुल्क में, झूठ 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 का अंबार चलाया हुआ था मुल्क में। अब आप जरा सुकून से बैठें और हमें मुल्क को ठीक करने दें। खालिद साहब, फील्ड में निकली खुद मरियम साहिबा भी अवाम में जा रही हैं, कैसा फीडबैक नजर आ रहा है? लोग क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खुश हैं? आप कैसा देख रहे हैं? देखें, मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह एक्नॉलेज करती है कि आज तक इस मुल्क में, इस शहर में, हमारे हलकों में अगर किसी ने गली बनाई, सड़क बनाई, किसी ने पुल बनाया, किसी ने गैस दी, किसी ने बिजली दी, किसी ने डेवलपमेंट के काम किए, तो सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ और उनके उम्मीदवारों ने किए। हमारी ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने तो इस शहर में क्या, इस सूबे में क्या, इस मुल्क में कहीं ईंट नहीं लगाई। तो अगर कोई कुछ किया ही नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है, तो कब तक लोग आपको देखेंगे? लोगों को बहरहाल महंगाई से परेशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब हम उनको ये बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई की क्या शरह थी और आज क्या है, और अगर पाकिस्तान के साथ ये सलूक ना किया जाता और एक लाडले को लाकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना करवाया जाता, तो आज ये दिन ना देखते, तो लोगों को वो बात समझ आती है। लोगों की उम्मीद बंधी हुई है, लोग समझते हैं कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब दोबारा आएंगे तो अवाम के लिए आसानी का सामान करेंगे। कुछ लोगों की राय ये भी होती है कि जी देखें, वो शहबाज शरीफ साहब भी तो उनके भाई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 16 जमातों को साथ लेकर चलना और 16 जमातों का बोझ अपने ऊपर डालना, ये कोई आसान काम नहीं है। और अगर मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ना आती तो माजरत से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज हालात संभलते गिरफ्त जा रहे हैं, कभी भी ना संभलते। उनके उन मुश्किल फैसलों के नतीजे में जिनमें हमें अपना सियासी नुकसान करना पड़ा, जिनमें हमें अपना सियासी वोट बैंक लूज करना पड़ा, उन मुश्किल तरीन फैसलों के नतीजे में जिनकी वजह से पाकिस्तान आज डिफॉल्ट से बच गया, अगर वो फैसले ना होते तो आज पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता नजर ना आ रहा होता। सही, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आना है तो कुछ बात होगी। बाज़ गश्त ऐसी खबरें भी कर रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही मामलात कुछ ऐसे हैं कि अपने ही आला क़यादत में से कुछ लोग नाराज हैं। इस पे भी बात करेंगे और कुछ बात करेंगे, खुद बिलावल साहब यहाँ पर हैं तो तख्ते लाहौर के लिए वो भी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो कितना मुश्किल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ पे जो है वो तगदो करना। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ख्वाजा इमरान अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मामला है सीट एडजस्टमेंट का और खबरें ये बाज़गश्त कर रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तिलाफात हैं इस मामले पर। ख्वाजा साहब, किस हद तक सदाकत है? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज में ये रूटीन मैटर होता है और डेफिनेटली आप जब किसी पुराने साथी की सीट के ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर जजमेंट भी आएगी। अब लाहौर में देखें ना, ओन चौधरी साहब आए हैं, वहाँ पर भी इब्तिदा में कुछ मसाइल हुए लेकिन बड़ी जल्दी सेटल हो गए। इसी तरह से चौधरी शहबाज साहब हमारे, आपको पता है कि सीनियर तरीन पार्टी के साथी हैं और पार्टी के डाई हार्ड साथी हैं और उनके 3 दफ़ा के वो वहाँ से MP हैं और उनकी सीट के ऊपर अलीम खान साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली वर्कर्स के लिए इसको डाइजेस्ट करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। और इसी तरह मलिक रियाज साहब जो शादरा से, उनका हमायती ग्रुप भी बड़ा अच्छा है और उनका मुखालिफ ग्रुप भी पार्टी के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बहरहाल सब ने पार्टी फैसले को वो तस्लीम किया और सब लोग जो है खुश दिली से पार्टी की जो कैंपेन है उसको कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उन साथियों को क्रेडिट देना चाहिए। रमज़ान सदीक भट्टी साहब की मैं बात करूँ, 3 मरतबा के MP हैं, उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी पार्टी के फैसले से बगावत नहीं की। तौसीफ शाह साहब हमारे इंतहाई सीनियर साथी हैं, उनको टिकट नहीं मिला लेकिन उसके बावजूद पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं चौधरी शहबाज साहब की बात कर रहा हूँ, इसी तरह मलिक रियाज साहब की बात कर रहा हूँ, वहीद आलम खान साहब की बात कर रहा हूँ और बहुत सारे साथी, चौधरी बाकर साहब हैं, हमारे भी अजमत महमूद साहब की बात, अजमत साहब की बात हो रही थी, वो बड़े उम्मीदवार थे, इस वक्त उनको नहीं मिला लेकिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के ऐसे कारकुन कि जिनको आप मौका नहीं भी देते, साबर नंबरदार साहब मेरे ज़हन में भी है, बहुत सारे मेरे ज़हन में आते जा रहे हैं, तो उन साथियों का उसके बावजूद पार्टी के लिए खड़ा होना मैं समझता हूँ कि ये लायक तहसीन भी होता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज को इसका क्रेडिट जाता है कि उनके लोग इतने डिवोटेड होते हैं कि वो क़यादत के हर किस्म के फैसले को जो है वो सर तस्लीम हम करते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो इस तरह की बातें कर रही हैं कि बीच में इख्तिलाफात हैं और उनको जो है आपस में
मुस्लिम लीग नून के लिए अपने लिए इन इख्तिलाफात की वजह से मुश्किल हो सकती है, उस तरह से देखिए ना, जब पार्टी जितनी बड़ी होती है उसके स्टेक्स भी उतने बड़े होते हैं। बड़ी पार्टी में ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं और ज्यादा कैंडिडेट्स के अंदर फिर प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह ताला जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं चीज़ें सेटल डाउन होती जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एक आध शायद कोई हल्का ऐसा हो जहाँ अभी कोई इशू है, उसके अलावा तो कहीं कोई इशू नजर मुझे नहीं आ रहा। कौन से ऐसे लाहौर के हल्के हैं जहाँ पर आपको लग रहा है टफ मुकाबला है? बज़ाहिर बिलावल साहब जहाँ पर है वहाँ पर लग रहा है कि मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं बार बार ये बात करता हूँ, मैंने कई दफ़ा पहले भी कही है कि सियासी क़यादत और ख़ासकर वो सियासी क़यादत जो कौमी क़यादत होती है उनका मुख्तलिफ सूबों से अपने घर से बाहर निकल के जो इलेक्शन लड़ना है वो खुशाइंद होता है। मेरी शदीद ख्वाहिश थी, मैंने तजवीज़ भी दी थी कि मरीम नवाज शरीफ साहबा जिनकी बेपनाह डिमांड जो है वो कराची से आती है कि वो कराची आएँ, इवन लियारी से बहुत लोग कहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन बड़े मियाँ साहब ने शायद कुछ वजूहात ऐसी होंगी जिनकी वजह से इजाज़त ना दी हो, लेकिन हमारी बड़ी ख्वाहिश थी। और बिलावल साहब अगर यहाँ आए हैं तो मैं इसको एक अच्छा अमल करार देता हूँ। बिलावल एक अच्छे लीडर हैं और जिस माँ के वो बेटे हैं मैं समझता हूँ कि उस माँ ने इस धरती के लिए अपनी जान दी हुई है, लेकिन मुझे बिलावल से उम्मीद ये है और रिक्वेस्ट मुझे उनको ये करना है कि आपकी वालदा की जो आला तरीन शफाफ सियासत थी, आप प्लीज़ उसको दागदार मत होने दीजिएगा। माजी में इसी हल्के से जो आपकी पार्टी ने खरीदो फरोख्त का अंबार लगाया था, बिलावल साहब आपको ये बात सूट नहीं करेगी। आप जैसा मैच्योर पॉलिटिकल लीडर जो है, जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई अच्छा लीडर है, मैं बिलावल को बहुत अच्छे मार्क्स देता हूँ, तो मुझे उनसे ये उम्मीद है कि वो ऐसे गनौने और गंदे अमल को शुरू नहीं करेंगे जिसकी बाज़ गश बहरहाल सुनाई दी जा रही है कि लोगों की खरीदो फरोख्त का मामला किया जा रहा है। देखिए वोटर को प्यार से अट्रैक्ट करना चाहिए, अपने मंशूर से अट्रैक्ट करना चाहिए। वोटर का वोट खरीदना नहीं चाहिए, वोटर का वोट अपने इंतहाबी मुहिम के ज़रिए और अपने इंतहाबी मंशूर के ज़रिए उसको अट्रैक्ट करना चाहिए। तो अता तारर साहब यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं और अता तारर माशाल्लाह एक बड़े बासलाहियत नौजवान हैं और उन्होंने बड़े जल्दी पार्टी में अपना लोहा मनवाया, मुश्किल वक्त में खड़े रहे और मैं नहीं समझता कि इंतहाई पढ़ा लिखा, इंतहाई सुलझा और इंतहाई एक्टिव उम्मीदवार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उतारा है बिलावल साहब बहरहाल कौमी क़यादत है, लेकिन मुझे जो लगता है कि बिलावल साहब जो हैं अच्छी बात लड़ रहे हैं, लेकिन अता तारर को यहाँ से शिकस्त देना है इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि मुमकिन होगा। यानी टफ कह रहे हैं आप मुकाबला होगा। अगर हम ओवरऑल देखें, आप शहर में हमें खासे एक्टिव नज़र आते हैं, हर जगह पे जाते हैं, लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब जब लोग कहते हैं ना कि हम तो वोट किसी को नहीं डाल रहे, हमारा क्या कर लेंगे कोई, मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है, वो कहती जी मसाइल इतने ज़्यादा हैं, हम क्यों वोट डालने निकले, हम क्यों। अब इस तरह के लोगों का जो माइंड सेट बन चुका है, लोगों को ये बताना कि वोट डालना उनका जमहूरी हक है, उन्हें किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए तैयार करना बड़ा मुश्किल लग रहा है लोगों को। पहली बात तो यह है कि शायद हमारे अवाम जो है वो बेचारी उम्मीदें यहाँ से उनकी लगी होती हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ भी बहुत हुई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम वो मुल्क हैं कि जिसकी इकॉनमी अभी तक स्टेबल नहीं हो सकी। उस ऐसे मुल्क की जिसकी इकॉनमी भी स्टेबल ना हो सकी हो, कि जो डिफ़ॉल्ट से मुश्किल से बचा हो, उसकी आवाम जो है अगर वो ये समझेगी कि उनका नुमाइंदा जीत कर फौरी तौर पर रातों रात उनके तमाम मसाइल हल कर देगा और हल्के में दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, मैं अगर हल्के का MP हूँ तो मुझे जब तक कोई वसाइल नहीं मिलेंगे या मुझे कोई फंड्स नहीं मिलेंगे तो मैं गली नाली सीवरेज कैसे ठीक कराऊंगा। और पिछले 5 साल पंजाब में जिन लोगों की हुकूमत रही मादरत से, उन्होंने तो एक ईंट तक नहीं लगाई इस शहर में, तो उन 5 सालों का मलबा उस शख्स पर डालना कि जो बेचारा वहाँ ओपोजिशन में था, जिसको 1 रुपए के भी फंड नहीं मिले, वो किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। लेकिन एक मासूम अवाम है, वो इन चीज़ों को नहीं समझती, तो लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपना लिटरेसी रेट इम्प्रूव नहीं करते, जब तक हम तालीम को एक एक दरवाजे तक नहीं पहुंचाते, हम ना मायूसी दूर कर सकते हैं, हम ना आवाम को इन मामला से निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तालीम पर फोकस करना है। तालीम के साथ जो बुनियादी ज़रूरियात है, मैं समझता हूँ कि जब तक हम एक अच्छा बल्दियाती निज़ाम, ऐसा बल्दियाती निज़ाम जो लोगों के छोटे मोटे मसाइल उनकी दहलीज पर हल करे, तो उसको नहीं लेकर आते, लोगों का एतमाद भी तभी हासिल कर सकते हैं। और ये देखें, ये MPMNA का काम नहीं है, गली बना दो, सड़क बना दो, इस पे वोट ले लो, ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। और मैं
समझता हूँ कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं। ये बलदियाती नुमाइंदों को इसका इख्तियार मिलना चाहिए। MP MNS को सिर्फ लेजिस्लेशन करनी चाहिए, मुल्क के कानून को ठीक करना चाहिए, मुल्क के निज़ाम को ठीक करना चाहिए। और ये जो गली नाली और ये मामलात हैं, ये बलदियाती नुमाइंदों का काम है। उनको हमें मजबूत करना चाहिए, उनको हमें फंडिंग करनी चाहिए ताकि वो अवाम की डोर स्टेप पर इन मामलात को हल कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। खालिद साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? देखिए, मेरा सिर्फ इतना मैसेज है कि बहुत नफरत फैल चुकी है इस मुल्क में। इस मुल्क को अपनी ज़ाती सियासत को चमकाने के लिए कभी किसी को चोर कह के, कभी किसी को दहशतगर्द कह के, कभी किसी को खुदा ना खास्ता मरज़इयों का साथी कह के जलील और रुसवा किया गया है। सब मुसलमान हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब मुल्क से प्यार करते हैं, सबके दिल में इश्क रसूल है। किसी को किसी से इश्क रसूल का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी को किसी से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। खुदारा अपने अपने गिरेबानों में झांकना हम सब शुरू करें, अपनी अपनी गलतियां ढूंढ कर अपने आप को ठीक करें। हम सब अपने आप को ठीक करेंगे तो ये मुल्क भी ठीक होगा, ये मुआशरा भी ठीक होगा। नफ़रतों को ख़त्म करें। एक मुल्क है, एक शहर है, एक सूबा है, एक घर है, मिलकर चलते हैं। जिसको जो पसंद है उसको वोट करे, लेकिन मोहब्बत से करे, इज्जत से करे, एहतराम से करे। इज्जत और एहतराम और मुल्क सबसे पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। खालिद साहब, आपके वक्त का शुक्रिया एंड गुड लक। हम सपोर्ट करेंगे उस सियासी जमात को जो वाकई ही मुल्क के लिए एफर्ट करेगी, जो वाकई ही मुल्क की भागदौड़ संभालेगी, जो वाकई ही आम आवाम के मसाइल कम कर सकेगी। और दुआ भी है कि अल्लाह ताला ऐसे ही हुक्मरान देकर आए हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। नाज़रीन, हमने चल रहे हैं जी क्लोजिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि आप अपनी सजेशंस हम तक ज़रूर भेजा करें। कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं, कोई आपको शहर में प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई ऐसा इशू जो हमें डिस्कस करना चाहिए, ज़रूर हाईलाइट करें फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर। इसके साथ साथ जी, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अब आप हमें फीडबैक भी दीजिए, इंशाल्लाह वो चीज़ें हम ज़रूर तस्सीबी करेंगे और प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। और इसके साथ अगर कोई टैलेंट है तो वो भी ज़रूर शेयर करें, आपको प्रोग्राम में भी मदद करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।